उस लड़की को देखकर तृप्ति हैरान थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इस समय तृप्ति किसी दूसरी लड़की की खूबसूरती की तारीफ करने के मूड में नहीं थी। तृप्ति फिर धीरे धीरे चलकर उस होटल रूम के अंदर गई और वहां उस रूम के बड़े से बेड पर तृप्ति ने ध्रुव को लेटा हुआ देखा। उस एक पल में तृप्ति का दिल टूट गया। जिस आदमी से तृप्ति ने सबसे ज्यादा प्यार किया था वो इस समय उसके सामने इस हालत में पड़ा हुआ था। वो मैनेजर तृप्ति को रोकना चाहता था, लेकिन इस समय तृप्ति को किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। उस मैनेजर का चेहरा भी हक्का बक्का रह गया था। मिस, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती हैं। ये नजारा तो ठीक वैसा ही था जैसा तब होता है जब कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ती है। इक्विनॉक्स बार अपने फ्रेश एनवायरनमेंट की वजह से जाना जाता था, जो दूसरे बार से अलग था। ऐसे में अगर यह खबर बाहर आ गई तो उनकी बार की रेपुटेशन का क्या होगा? मिस, इन सर से आपका कोई भी रिश्ता है, लेकिन इस समय आपको तुरंत ही यहाँ से जाना होगा, नहीं तो फिर हमें पुलिस को बुलाना होगा। दफा हो जाओ। लेकिन वो मैनेजर अभी भी अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही खड़ा था। इस तरफ उस बड़े से बेड पर ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसे अपनी आंखों में लाइट्स की चमक महसूस हुई और अपनी आंखें खोलते ही जो पहला चेहरा ध्रुव को नजर आया वो तृप्ति का था। ध्रुव को पहले लगा कि ये एक सपना है, लेकिन उसे अपनी बॉडी थोड़ी कमजोर महसूस हो रही थी और वो चाह कर भी अपनी जगह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तृप्ति? हालांकि ये बात और थी कि उसे ऐसा तुरंत ही लगा कि तृप्ति के चेहरे के एक्सप्रेशंस बड़े अजीब थे। अपने मन में इस ख्याल के साथ ध्रुव ने एक बार फिर से बेड की तरफ देखा और तुरंत ही हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां बेड पर खून के उसे कुछ याद ना आ रहा हो, फिर भी वो समझ सकता था कि वहां पर क्या हुआ था। ध्रुव को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो कुछ भी हुआ है वो कैसे और क्यों हुआ है। तृप्ति, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ध्रुव ने कहा और अपनी आंखों से मैनेजर को वहां से जाने का और साथ में दरवाजे को बंद कर देने का इशारा किया। वो मैनेजर समझ गया कि ध्रुव क्या बोल रहा था इशारे में। साथ ही साथ उसे इस बात का भी एहसास हो गया कि ध्रुव और तृप्ति एक दूसरे को पहले से जानते थे। और फिर तृप्ति ने सीधा ध्रुव के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ की उस गूंज के साथ ध्रुव भी हक्का बक्का हो गया। पिछली रात वो बहुत ही गहरी नींद में सोया था। उसे केवल ऐसा फील हो रहा था कि उसके साथ वाकई में कोई है। उसे हमेशा से ही ऐसा लग रहा था जैसे वो मछली पकड़ रहा हो और वो पूरा का पूरा प्रोसेस उसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और नर्वस बना रहा था और वो ऑलमोस्ट उस बड़ी मछली से अलग नहीं होना चाहता था। और अब उसे एहसास हो रहा था कि वो कोई मछली नहीं बल्कि एक लड़की थी। उस लड़की की स्किन इतनी ज्यादा स्मूथ थी कि ध्रुव को लगा कि उसने अपने हाथों में एक मछली पकड़ी हुई है। आज तुमने मुझे बहुत अपसेट किया है ध्रुव। इतना कहने के बाद तृप्ति ने एक बार और गुस्से से ध्रुव की ओर देखा, फिर वो वहां से चली गई। ध्रुव इस समय पूरी तरह से हैरान था और तृप्ति गुस्से में आग बबूला हो रही थी। ध्रुव का दिमाग काम नहीं कर रहा था और रो रहा था वो बेड पर बैठकर। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्या उसे तृप्ति के पीछे जाना चाहिए? जब तक इस बात का फैसला ध्रुव ने किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तृप्ति जा चुकी थी। वैसे भी उसने अभी तक अपने कपड़े नहीं पहने थे और वो जानता था कि अगर वो तृप्ति के पीछे गया भी तब भी तृप्ति उसे इग्नोर कर देगी। ध्रुव के लिए उस समय सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि वो शांत रहे और इस बारे में सोचे कि वहां पर क्या चल रहा था। तृप्ति के वहां से जाने के बाद मैनेजर वहां पर आया। वो सिर झुकाकर ध्रुव के सामने खड़ा हो गया था। सॉरी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन मैं नाकाम रहा। कोई बात नहीं। उसके बाद ध्रुव ने मैनेजर को वहां से जाने का इशारा किया। मैनेजर के वहां से जाने के बाद भी ध्रुव काफी देर तक बेड पर बैठकर सोच ही रहा था कि कैसे क्या हो गया। वो ऐसे भी किस बेख्याली में था कि उसे पता भी नहीं चला। ध्रुव के हिसाब से जहां तक उसे याद है वो लड़की अनिका हो सकती है जिसके साथ उसने रात बिताई थी, लेकिन ध्रुव को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अनिका का फायदा उठाया है। अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो अनिका बिना किसी शक के उसे जान से मार डालती। इससे पहले अनिका नहीं चाहती थी कि ध्रुव को गिल फैमिली की दौलत मिले। ऐसे में अगर ध्रुव वाकई में उसके साथ सोया होता तो अनिका बिना किसी शक के उसे जान से मार डालेगी। लेकिन ध्रुव को इस समय ना तो गिल फैमिली की दौलत की चिंता थी, ना ही अनिका के गुस्से की चिंता थी। ध्रुव के लिए इस समय सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात ये थी कि उसके पास तृप्ति को ये सब समझाने का कोई तरीका नहीं था। बाहर धीरे धीरे सुबह हो रही थी, लेकिन ध्रुव को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ध्रुव अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे जसविंदर का फोन आया। बॉस, अभी अभी आपके डैड का फोन आया था
और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं हर समय आपका ध्यान रखूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वो कल रात को मुझे याद दिलाना भूल गए थे और मुझे कहा था कि मैं अभी इसी वक्त आपको ढूंढूं, जस्ट इन केस कुछ हो जाए। जसविंदर ने ध्रुव को सब समझाया। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस भरी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके डैड को जिस गड़बड़ का डर था वो गड़बड़ वाकई में हो गई थी। दूसरी तरफ एक दूसरे होटल के एक बड़े से कमरे में अनिका धीरे धीरे उठी और अपना सिर सहलाने लगी। उसे अभी भी याद था कि पिछली रात क्या हुआ था। अनिका एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन से मिली थी, एक ऐसा पावरफुल दुश्मन जिसके साथ डील करना उसके लिए मुश्किल था। वो इस बात के लिए श्योर नहीं थी कि कल उसने अपनी कॉफी में क्या डाला था, चीनी या दवा, लेकिन वो ये बता सकती थी कि उस बंदे के इरादे नेक नहीं थे। शिट, वो कहाँ पर है? अनिका अपने चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर अनिका को एहसास हुआ कि पिछली रात नशे में होने के बाद वो कमरे में अकेली रह गई थी और ये अनिका के हिसाब से सही नहीं था। जैसे ही अनिका को इस बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत जल्दी में अपने कपड़े पहने और फौरन ही बेड से उतर गई। एक ही झटके में उसका सारा का सारा हैंगओवर उतर गया था। उसके बाद अनिका ने लाइट की स्पीड से अपना फोन उठाया और एक लड़की को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से 2 बार रिंग बजने के बाद फोन कट गया। उस पल अनिका किसी छोटी बच्ची की तरह नर्वस थी। उसने कुछ और बार उस लड़की को फोन लगाया, लेकिन हर बार फोन कट जा रहा था। अनिका ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, डैम इट, शगुन, कहाँ पर हो तुम? अनिका ने दोबारा कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। तो उसने व्हाट्सएप का सहारा लिया। उसने व्हाट्सएप के थ्रू उस लड़की को एक मैसेज भेजा। फोन के दूसरी तरफ शगुन नाम की वो लड़की नदी के किनारे पर थी। वो अब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसका वो दर्द उसके आंसू बनकर बह रहा था। वो बहुत देर से अपने फोन को पकड़े हुए बैठी थी, लेकिन फिर भी उसने अनिका के मैसेज का जवाब नहीं दिया था। शगुन खुद को बहुत ज्यादा गंदा महसूस कर रही थी, इतना गंदा कि वो अपनी स्किन को छील कर रख देना चाहती थी। इक्विनॉक्स बार से बाहर निकलने के बाद वो एक और 5 स्टार होटल गई और उसने खुद को कई बार उसके बाथटब में धोया था, लेकिन कई बार नहाने के बाद भी वो खुद को गंदा महसूस कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो चाकू से अपनी बॉडी को काट दे। यहाँ तक कि वो ये तक नहीं जानती थी कि पिछली रात वो जिस लड़के के साथ थी उसका नाम क्या था। अनिका ने देखा कि शगुन का फोन ऑन है, लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं दे रही है। तब भी वो उसे मैसेजेस भेजती रही, लेकिन फिर भी शगुन ने उसके सभी मैसेजेस इग्नोर कर दिए। दूसरी तरफ शगुन धीरे से अपनी जगह से उठी और अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के वो वहां नदी के किनारे जाकर खड़ी हो गई। उसका दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। शगुन बेदी, क्या कर रही हो तुम? शगुन नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी उसे अनिका की आवाज सुनाई दी, लेकिन शगुन का दिल जैसे मर सा गया था। इसीलिए कुछ सोचे समझे बिना शगुन सीधा नदी में कूद गई। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। शगुन बेदी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसकी आइडेंटिटी उतनी ज्यादा सिंपल नहीं थी। पिछली रात शगुन हेलीकॉप्टर लेकर अब्रॉड से सिर्फ अनिका से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उसने सुना था कि अनिका किसी प्रॉब्लम में है। साथ ही साथ उसने अनिका से यह भी वादा किया था कि वो उस आदमी के साथ निपटने में अनिका की मदद करेगी। उसी दौरान दोनों दोस्तों ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन शगुन एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई थी और इसीलिए उसके जैसी लड़की के लिए बाहर जाना आसान नहीं था। और यही वजह थी कि बियर की 2 बॉटल्स ही उसे नशे में करने के लिए काफी थी। अनिका का अभी भी मन नहीं भरा था और इसीलिए वो शगुन को वापस होटल में जाने के लिए कहती है। उसके बाद फिर उसने ध्रुव को बुलाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पिछली रात ऐसा भी क्या हुआ था कि इतनी सुबह सुबह शगुन मरना चाहती है। जब अनिका ने देखा कि शगुन खुद को जान से मारने की कोशिश कर रही है, तो वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के नदी में कूद गई। किस्मत की बात थी कि अनिका समय रहते शगुन को बचाकर किनारे पर लाने में कामयाब हो गई थी। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही थी तुम? शगुन को वापस किनारे पर लाने के बाद अनिका ने देखा कि शगुन अभी भी जिंदा है। तब उसने जल्दी से उससे पूछा। अनिका की बात सुनकर शगुन एक बार फिर से रोने लगी। शगुन, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे मैं जान से मार डालूंगी। पिछली रात मेरे साथ सुबह जब शगुन कमरे से निकली थी, तब उसे पता था कि वो उस रूम में नहीं है जहां अनिका ने उसे कल जाने के लिए कहा था। क्या? मेरे साथ गलत हुआ है। किसी ने मेरा गलत फायदा उठाया है। शगुन के इस सेंटेंस ने अनिका के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो इतनी ज्यादा शॉक थी जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। ये तुम क्या कह रही हो? कौन है वो कमीना? गुस्से में इस समय अनिका की पूरी बॉडी कांप रही थी। मिस्टर ठकराल का उस शहर में आना वैसे ही उसके लिए बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन अब उसी शहर में शगुन के साथ ये सब कुछ हो गया है। अनिका इस समय इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो पूरे के पूरे शहर को आग लगा देना चाहती थी। मुझे नहीं पता
मुझे बस दर्द हो रहा है। शगुन किनारे पर बैठी हुई थी। उसकी पूरी की पूरी बॉडी गीली थी और उसकी हालत देखने में बहुत ही खराब नजर आ रही थी। पिछली रात उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। किसने किया ये सब? मैं उसे जान से मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। अनिका को इस समय वाकई बहुत पछतावा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब कुछ उसकी ही गलती है। अगर वो शगुन को यहाँ पर नहीं बुलाती तो ये सब कुछ नहीं होता। अनिका के हिसाब से उसे कुछ लोगों को भेजना चाहिए था शगुन को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे मत पूछो प्लीज। मैं वो सब कुछ याद नहीं रखना चाहती हूँ। जितनी बार भी शगुन पिछली रात के बारे में सोच रही थी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी में सैकड़ों कीड़े चल रहे हों। शगुन को रोता हुआ देखकर अनिका उसे दिलासा दे रही थी और अपने फोन से किसी को कांटेक्ट कर रही थी। अनिका ये जानना चाहती थी कि पिछली रात को शगुन के साथ कमरे में कौन था। कुछ समय के बाद अनिका को उसके लोगों का मैसेज आया कि उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला है और फुटेज डिलीट हो गई है। मुझे लगता है कि उन लोगों ने जानबूझकर कल रात की सारी फुटेज डिलीट कर दी है। ये होटल गिल फैमिली का है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम गिल फैमिली को बर्बाद कर देंगे। गुस्से में इस समय अनिका का दिमाग खराब हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गिल फैमिली के होटल में प्रॉब्लम क्या है। इस तरह से सीसीटीवी फुटेज कैसे डिलीट हो सकती है? लेकिन ध्रुव भी तो गिल फैमिली का हिस्सा है। वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। अपने आदमी को मैसेज भेजने के बाद अनिका ने अपने एक हाथ से अपना फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो शगुन को संभाल रही थी। शगुन अभी भी रोती जा रही थी और वो सिर से लेकर पांव तक भीगी हुई थी। कुछ मिनटों के बाद वो फिर अपना सिर उठा रही थी। चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए इन्वेस्टिगेट करूंगी। तुम पहले मेरे साथ चलो और किसी को भी इसके बारे में पता मत चलने देना। तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तुम किसी को भी ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे पता है। इसके बाद फिर अनिका ने शगुन को वहां से उठाया, लेकिन अनिका को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने शगुन के साथ ये हरकत की है और वो कौन हो सकता है जिसने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया है। इस तरफ इक्विनॉक्स बार के बाहर जसविंदर बहुत ही जल्द वहां पर पहुंच गया था। जब उसने ध्रुव की सिचुएशन देखी तब उसके एक्सप्रेशन बदल गए। मुझे लगता है कि आपके डैड बेकार में ही चिंता कर रहे थे। ध्रुव इस तरफ अभी तक अपने होश में नहीं आया था। जागने के बाद ध्रुव को रियलाइज हुआ कि कहीं कुछ गलत तो हो रहा था। उसे लगा कि पिछली रात उसने जिस लड़की के साथ रात बिताई थी वो लड़की अनिका थी, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस लड़की के साथ उसने पूरी रात बिताई थी वो अनिका नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिसके बारे में ध्रुव को कुछ भी नहीं पता था। तो डैड ये चाहते हैं कि तुम हर जगह मेरे साथ चलो? हाँ, और मुझे भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके डैड ने कहा था कि ब्लैक रोब वाला डॉक्टर एक एक्सपर्ट है और वो भी एक टॉप एक्सपर्ट। इसके अलावा ये बंदा हमेशा ही बहुत ही गंदी चालें चलता है। झूठे दोस्त कट्टर दुश्मनों से भी कहीं ज्यादा बदतर होते हैं। इसीलिए मुझे आपके साथ साथ और करीब ही रहना होगा। वो आदमी मेरे डैड का दुश्मन है? ध्रुव जानता था कि जैसी उसके डैड की इस समय स्ट्रेंथ थी, उसके हिसाब से ज्यादातर लोगों को उसके डैड को इम्प्रेस करने तक का मौका नहीं मिलता था, लेकिन ये आदमी फिर भी अकेले ही उसके डैड के साथ निपटना चाहता था। इस डॉक्टर के पीछे जरूर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन मैं अभी तक ये पता नहीं लगा पाया हूँ कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से है। इस तरफ अनिका शगुन को अपने साथ लेकर आ रही थी। शगुन को सोफे पर सेटल करने के बाद अनिका शगुन के लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम करने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। मिस्टर ठकराल, क्या हुआ? आपने इस समय फोन किया? अनिका, क्या तुमने उस ऑफर के बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें दिया था? मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है, मुझे भी यही लगा था। तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत समय है। वैसे मैंने सुना है कि बेदी फैमिली ने कठौता एरिया में इन्वेस्ट किया है। अब मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुम इतनी ज्यादा घमंड में हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा समय तक घमंड में नहीं रहोगी। मिस्टर ठकराल की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। वो मिस्टर ठकराल की बात पर भरोसा करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद उसने पलटकर शगुन की तरफ देखा और उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। पिछली रात अनिका ने सच में शगुन को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया था, पर शगुन ने बस चुपचाप उसकी बातें सुनी थी और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अनिका ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बातें सुनने के बाद शगुन अपनी फैमिली से कठौता एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए कहेगी।
अनिका इस समय इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि उसने फोन पर मिस्टर ठकराल को इग्नोर कर दिया और फोन काट दिया। अनिका के इस बिहेवियर को देखकर फोन के दूसरी तरफ मौजूद मिस्टर ठकराल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। मिस्टर ठकराल ने अपने असिस्टेंट को देखते हुए पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? ऑलमोस्ट हो गया है, आप चिंता मत करिए सर। वेल, सब कुछ तैयार होने के बाद उन्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है उस पल का जब मैं उन दोनों लड़कियों को दया की भीख मांगते हुए देखूंगा। इतना कहने के बाद मिस्टर ठकराल अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ चला गया। इधर मिस्टर ठकराल के साथ कॉल ओवर होने के बाद अनिका शॉक थी। उसने फिर पलटकर शगुन की ओर देखा। अचानक से उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो शगुन को देखते हुए और भी सरप्राइज्ड लग रही थी। शगुन, तुमने अपनी फैमिली को अरेस्ट कराया है? हाँ, मुझे पता है कि कोठाता एरिया में तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मालिनी की क्विट करने की वजह से तुम पर बहुत गहरा असर पड़ा है। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि गिल फैमिली ने ये कहा है कि ये उनकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत ही शर्म की बात है, और ना ही मुझे इस बात पर भरोसा हो रहा है कि इस जरा से ड्रामे के चक्कर में वो लोग तुम्हें फायर करने वाले हैं। तुम वाकई में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अनिका के दिल में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इस समय वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी और इसीलिए उसने शगुन को कस के हक कर लिया। देखते ही देखते बहुत ही जल्द एक हफ्ता बीत गया। इस पूरे हफ्ते अनिका काम पर नहीं गई थी और ना ही उसे इस बात की कोई परवाह थी कि गिल फैमिली उसके साथ क्या करेगी। वो बस घर पर शगुन के साथ ही रह रही थी। और रही बात शगुन की, तो भले ही वो हर दिन घर पर रह रही थी, लेकिन घर पर भी रहकर वो लगातार इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही थी और बेदी फैमिली के साथ कांटेक्ट बना रही थी। बाहर से शगुन अपने चेहरे पर किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि उसे परेशान देखकर अनिका भी परेशान हो जाएगी। एक हफ्ते के बाद कठौता एरिया में अच्छा खासा बदलाव आ गया था, लेकिन इस बार ये बदलाव मैकलिस्टर क्लब से रिलेटेड था। लगभग हर कोई इस समय इसी बात को लेकर सोच में था कि मैकलिस्टर क्लब वापस से रिकॉग्नाइज्ड हो सकता है या नहीं। इस तरफ ब्रिस्को एंटरप्राइज के ब्लॉक ए के टॉप लेवल कॉन्फ्रेंस रूम में लक्ष्य का बड़ा बेटा हैरान था। उसने अपने पिता लक्ष्य की ओर देखकर कहा, डैड, क्या आपने सुना? मैकलिस्टर क्लब रीऑर्गेनाइज्ड हो गया है। लगता है कि ध्रुव के डैड वापस आ गए हैं। ये बंदा लूजर नहीं है, बहुत ही कमाल का बंदा है। यह सुनकर लक्ष्य अपनी भौहें से कोड़ने लगा। हाँ, मैंने सुना है। और पता है, मानवीर ने हमसे मैकलिस्टर क्लब में 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा है। इस तरह से स्टील ट्रायो में उसके पास जितनी भी शिप्स हैं, उन्हें वो हमें लौटा सकता है। 1500 करोड़। लक्ष्य की हंसी देखकर वहां बैठे बोर्ड मेंबर्स हैरान थे। लक्ष्य ये 1500 करोड़ या कार्गो शिप्स के बारे में नहीं है। अगर ब्रिस्को एंटरप्राइज फॉरेन ट्रेड करना चाहती है तो हमें मानवीर की बात जरूर सुननी होगी। और अब मानवीर पूरे के पूरे स्टील ट्रियो का लीडर था। क्या आप मानवीर को कह सकते हैं कि वो मैकलिस्टर क्लब में बात करके हमें डायमंड मेंबरशिप दिला सके? इस तरह से ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा। एक के बाद एक सभी बोर्ड मेंबर्स लक्ष्य से कहते गए। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने ये भी खबर सुन ली थी। मैकलिस्टर क्लब बस केवल रीस्ट्रक्चर ही नहीं होने वाला था, लेकिन साथ ही साथ वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होने वाला था। एक ही हफ्ते के अंदर मैकलिस्टर क्लब के सभी गोल्ड मेंबर्स वापस लौट आए थे और पूरा का पूरा मैकलिस्टर क्लब वापस अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला था। इस तरफ मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में पिछले कुछ दिनों में जसविंदर मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में ध्रुव को बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग दे रहा था। जसविंदर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ध्रुव मार्शल आर्ट्स में माहिर हो जाएगा। उसकी कोशिश ये थी कि कम से कम किलर्स के साथ डील करते समय ध्रुव जसविंदर के आने तक मैनेज कर सके। लेकिन एक हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ध्रुव को लेकर जसविंदर का नजरिया एकदम नया हो गया था। जसविंदर ये देखकर हैरान था कि ध्रुव वाकई अपने डैड के जैसा ही था। ध्रुव ने न सिर्फ पूरी की पूरी ट्रेनिंग सर्वाइव कर ली थी, बल्कि रिजल्ट्स भी बुरे नहीं थे। और ये देखकर जसविंदर जितना ज्यादा हैरान था, उतना ही ज्यादा इम्प्रेस्ड भी था। लेकिन जो बात जसविंदर नहीं जानता था वो ये थी कि ध्रुव पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोया तक नहीं था, और उसके पीछे की वजह इतनी ज्यादा आसान नहीं थी। पिछली कुछ रातों से हर रात कोई ध्रुव को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, और जो किलर्स ध्रुव को जान से मारने के लिए भेजे जाते थे वो हर बार और ज्यादा से ज्यादा माहिर और शातिर होते थे। वो तो ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि हर बार वो बचने में कामयाब हो जाता था, लेकिन हर किलर वहां से जाने से पहले ध्रुव को यही बताकर जाता था कि अगले दिन ध्रुव को जान से मारने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल किलर आएगा।
साथ ही साथ वो ध्रुव को ये भी बताते थे कि ध्रुव खुद को तैयार कर ले। ध्रुव को सोचने की भी जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि किलर्स कौन भेज रहा है। ध्रुव अच्छे से जानता था कि जिस लड़की के साथ उसने कुछ दिन पहले रात बिताई थी वो कोई मामूली लड़की नहीं है और इसीलिए उसके साथ डील करना आसान नहीं होगा। और वाकई में उन सभी किलर्स को शगुन ही भेज रही थी। हालांकि ये बात और थी कि उनमें से कोई भी किलर ध्रुव को जान से मारने में कामयाब नहीं हो पाया था और इसी वजह से शगुन को और भी कहीं ज्यादा गुस्सा आ गया था। शगुन के हिसाब से भले ही उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए लेकिन ध्रुव को मरना ही होगा। शगुन, क्या कर रही हो तुम? अनिका ने देखा कि शगुन एक अजीब सी वेबसाइट को ब्राउज कर रही थी। वो वेबसाइट जो भी थी अनिका को सही नहीं लग रही थी। अनिका उस वेबसाइट को देखने के लिए शगुन की तरफ गई और झुकी, लेकिन शगुन ने तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन अनिका का इतने सालों का जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से वो ये बता सकती थी कि वो डार्क नेट था। तुम क्या देख रही हो? तुम्हें ये देखना अलाउड नहीं है और तुम इतना ताका झाकी कर क्यों रही हो? क्या मैं डेट करने के लिए अपने लिए एक हॉट लड़का भी नहीं ढूंढ सकती? शगुन की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई थी। हालांकि अनिका को शगुन की बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो शगुन को रोकने की हिम्मत भी नहीं करती है। शगुन के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए अनिका अभी भी खुद को जिम्मेदार मानती थी। इसके अलावा जो फोटोज शगुन देख रही थी वो सभी फोटोज वाकई में सभी मस्कुलर लड़कों की ही थी। अगर इस वेबसाइट और इन मस्कुलर लड़कों से शगुन अपने ट्रॉमा से बाहर निकल रही थी तो अनिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या कठौता एरिया के वारिस मालिनी ने अपनी सारी दौलत ध्रुव नाम के किसी आदमी को ट्रांसफर कर दी है? हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या वो आदमी अच्छा है? हाँ, ठीक ही है। I mean, ऐसा नहीं है कि सब उसे बहुत पसंद करें, लेकिन वो काफी ज्यादा काबिल है और एक अच्छा इंसान भी है। अनिका की बात खत्म होते ही शगुन की नजरें किसी चीज पर टिक गई थी। अचानक से उसे स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आया और उसे फिर एहसास हुआ कि वीडियो में से आ रही आवाज जो वो ईयरफोन्स में सुन रही थी असल में उसके रोने और चिल्लाने की आवाजें थी और वो वीडियो एक्चुअल में पब्लिक इंटरनेट पर पोस्टेड था। अचानक से शगुन के पसीने छूटने लगे, उसकी बॉडी कांपने लगी। बहुत मुश्किलों के बाद उसने उन अनचाही यादों से छुटकारा पाया था, लेकिन अब उस इंसिडेंट की सभी यादें एक बार फिर से उसके दिमाग में ताजा हो गई थी। अनिका ने भी नोटिस किया कि शगुन इस समय बुरी तरह से कांप रही थी और वो तुरंत ही उसके पास आ गई। शगुन, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। शगुन, अगर कुछ भी हुआ है तो तुम मुझे बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं जानती हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। इतना कहने के बाद शगुन बाहर की तरफ चली गई। अनिका ये कहते हुए उसके पीछे जाने के लिए उठी कि वो भी उसके साथ जाएगी, लेकिन शगुन ने उसे रोक दिया। मेरे पीछे मत आना। उस पल में अनिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे शगुन उसे जानती ही नहीं है। शगुन का ये बेरहम रूप उस शगुन से पूरी तरह से अलग था जिसे अनिका जानती थी। इस शगुन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी का खून करने के लिए जा रही है। ये शगुन क्या करने वाली है? क्या ये उस आदमी को जान से मारने वाली है? इस तरफ अनिका के घर से निकलने के बाद शगुन ने सीधा मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के लिए टैक्सी ली। मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के गेट पर खड़े होकर शगुन उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कि वो देखने भर से ही पूरे के पूरे मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स को जलाकर राख कर देगी। कुछ समय के बाद मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के एंट्रेंस पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ध्रुव को इन्फॉर्म करने के लिए आया। मिस्टर गिल, एक लड़की बाहर गेट पर खड़ी हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है। ध्रुव अभी ही जसविंदर के घर से वापस आया था और वो अभी भी सिर से लेकर पांव तक पसीने में भीगा हुआ था। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने एक लड़की का जिक्र किया, ध्रुव का इंटरेस्ट अचानक से बढ़ गया। कौन है वो लड़की? ध्रुव का सवाल खत्म भी नहीं हो पाया था और शगुन सीधा ध्रुव के सामने आकर खड़ी हो गई थी। शगुन इस समय इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल के अंदर कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। ध्रुव ने आज से पहले शगुन को कभी भी नहीं देखा था, लेकिन उसकी गुस्से से लाल आंखों को देखकर ध्रुव ये बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या बात है मिस? ध्रुव को इंट्यूशन हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की वही लड़की है जो उस रात उसके साथ होटल रूम में थी। शगुन अभी भी कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी सांसें और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थीं। लगता है पिछले कुछ दिनों में जितने भी किलर्स मुझे जान से मारने के लिए आए हैं उनका तुमसे कुछ लेना देना है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। वेल, पूरी तरह से अच्छी किस्मत की बात नहीं है। काफी हद तक ये इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास अच्छी बॉडी है। लेकिन तुम हमेशा इतने लकी नहीं रहोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? ध्रुव अच्छे से जानता था कि वो रात केवल एक एक्सीडेंट थी। उसे तो ये तक याद नहीं था कि उस रात वो शगुन के कमरे में पहुंचा कैसे था। लेकिन अब क्योंकि ये हो ही चुका था
तो ध्रुव उस रात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। बेशरम आदमी, कमीने, तुम उस वीडियो को डिलीट करोगे या नहीं? वीडियो? कौन सी वीडियो? ध्रुव अभी भी शगुन को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। शगुन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और देखने में ज्यादा से ज्यादा 18 या 19 साल की नजर आ रही थी। लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं था। मेन पॉइंट ये था कि शगुन एक्चुअल में एक मिक्स्ड ब्लड थी और जहाँ तक ध्रुव को समझ में आ रहा था, शगुन की माँ शायद यूरोपियन है। बेशरम आदमी, तुम खुद को मर्द कैसे बुला सकते हो? देखो, मुझे वाकई में नहीं पता है कि तुम किस वीडियो की बात कर रही हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना कहने के बाद शगुन फिर गुस्से में मैकलिस्टर रिजॉर्ट से चली गई। ध्रुव कुछ दूरी पर से उसे देखता रहा। उसने नोटिस किया कि उस लड़की ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया है। उस पल ध्रुव अभी भी यही सोच रहा था कि कहीं उसने शगुन के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी है। आफ्टर ऑल उन दोनों ने साथ में एक रात बिताई थी। लेकिन अभी तक ध्रुव ने शगुन का नाम तक नहीं पूछा था। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता होगा कि ध्रुव को निहाल का फोन आ गया। सर, गिल फैमिली बर्बाद हो गई। क्या? एक पल के लिए ध्रुव को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। गिल फैमिली अभी अभी बर्बाद हो गई है। निहाल की बात सुनकर ध्रुव पूरी तरह से भौचक्का था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शगुन ने 1 ही मिनट में गिल फैमिली को बर्बाद कर दिया। पर हुआ क्या है? निहाल को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आफ्टर ऑल चीजें इस तरह से अचानक से हुई थी कि खुद निहाल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अभी तक सारी डिटेल्स नहीं पता है। मुझे बस केवल ये पता है कि अभी अभी गिल फैमिली की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। तुमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया? हमने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन जिसने भी गिल फैमिली में इन्वेस्ट किया था, उन सभी ने आज अपने अपने फंड्स खींच लिए हैं। ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो कोई भी है, उसने ऑलरेडी ये सब प्लान किया हुआ था और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। निहाल की बात सुनने के बाद ध्रुव अब इस बात को लेकर और भी ज्यादा श्योर हो गया था कि ये सब कुछ है और उसने ये सब कुछ अभी अभी किया है। इस लड़की का बैकग्राउंड आखिर है क्या? ये इतनी केपेबल कैसे हो सकती है? सारी कैपिटल खींच ली गई है। भले ही गिल फैमिली का करंट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो कठौता एरिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में कम से कम करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट था। ऐसे में इतना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही दिन में कैसे पीछे खींचा जा सकता था? यही सवाल ध्रुव के मन में चल रहा था। ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है कि गिल फैमिली को मैकलिस्टर क्लब से खतरा था। इन सभी लोगों को पता था कि मैकलिस्टर क्लब रीएस्टैब्लिश होने वाला है, लेकिन वो लोग मैकलिस्टर क्लब को ऐसे ही गायब नहीं होते हुए देखना चाहते थे और इसीलिए उन लोगों ने तुरंत ही अपने फंड्स को पीछे खींचने की तैयारी कर ली। निहाल की बात सुनकर ध्रुव और भी ज्यादा हैरान रह गया था। ध्रुव अभी भी कंफ्यूज था कि तभी अचानक से उसका फोन एक बार फिर से बजने लगा। जब ध्रुव ने अपनी कॉलर आईडी पर एक अजीब सा नंबर देखा, तब उसे समझते देर नहीं लगी कि वो नंबर किसका था। लड़की, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं एक्चुअल में एक गिल नहीं हूँ। फोन के दूसरी तरफ शगुन थी। उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे उसका स्टेटस और बैकग्राउंड था, शगुन उससे कहीं ज्यादा कुछ कर सकती थी। मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुम वो वीडियो मेरे हवाले करोगी या नहीं? देखो, मुझे वाकई में नहीं पता कि तुम कौन से वीडियो की बात कर रही हो। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा वीडियो चाहिए। मैं जाकर उसे तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगा। बाहर में जाओ। अब देखो मैं आगे और क्या क्या करती हूँ। उसके बाद शगुन ने फोन काट दिया, लेकिन फोन काटने के बाद भी वो ध्रुव को गालियां देती जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से शगुन ने ध्रुव पर बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन की थी और उसी से ही शगुन को पता चला था कि ध्रुव गिल फैमिली का वारिस है, मैकलिस्टर क्लब के फाउंडर्स में से एक है और वर्मा रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट है। यहाँ तक कि उसने ध्रुव के पैसों तक का हिसाब रखा था। वो ध्रुव को सबक सिखाना चाहती थी। शगुन अभी इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। शगुन ने अपने फोन की तरफ देखा। फोन अनिका का था। क्या बात है अनिका? अनिका इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। शगुन के उसके घर से जाने के बाद अनिका बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन क्योंकि शगुन ने उसे अपने पीछे आने के लिए मना किया था, इसलिए अनिका ने उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अभी अभी अनिका चाह कर भी डार्क वेब ओपन करके उस वेबसाइट को सर्च किए बगैर नहीं रह पाई थी जिसे शगुन देख रही थी। और फिर जल्द ही अनिका को शगुन का वीडियो दिख गया। वीडियो को देखते अनिका के मुंह से सीधा उस लड़के के लिए गालियां निकली जो वीडियो में शगुन के साथ था। उस आदमी ने न सिर्फ शगुन का फायदा उठाया था, बल्कि उसने शगुन का वीडियो भी बनाया था। लेकिन सबसे ज्यादा गलत बात यह थी कि उस आदमी ने उस वीडियो को इंटरनेट पर बेच तक दिया था। और जब अनिका ने उस वीडियो की कीमत देखी थी, तब वो हैरान रह गई थी। 1500 करोड़।
जिस आदमी ने उस वीडियो को पोस्ट किया था उसने वादा किया था कि अगर कोई उसे 1500 करोड़ दे देगा तो वो उस वीडियो को डिलीट कर देगा। हालांकि ये बस मुंह जबानी किया हुआ वादा था, लेकिन फिर भी अनिका इस समय बस उस वीडियो के लिए पे ही कर सकती थी। कुछ समय के बाद जब फाइनली अनिका ने ये देख लिया कि वो वीडियो उस वेबसाइट से डिलीट हो चुका है, तब उसने राहत की सांस ली। शगुन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम जानती हो कि वो आदमी कौन था जो उस रात तुम्हारे साथ था? अनिका की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस समय किसी को जान से मार डालेगी। अगर अनिका को पता चल जाता कि वो आदमी कौन था तो वो बिना किसी शक के उस आदमी को जान से मार डालती। लेकिन इससे पहले कि शगुन अनिका की बात का जवाब दे पाती, उसे दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। कौन है? मिस अनिका, कोई मिस बेदी से मिलने के लिए आया है। शगुन यहाँ पर नहीं है। अनिका सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। ऐसा बहुत ही कम होता था जब शगुन इस शहर में तो क्या इस देश में भी आती थी। ऐसे में किसी को ये पता होना कि शगुन यहाँ पर थी, और तो और अगर बाहर जो खड़ा था वो शगुन को ढूंढते हुए सीधा अनिका के घर आया था, तो इसका मतलब साफ था कि वो इस बात के लिए श्योर था कि शगुन वहीं पर थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शगुन की फैमिली उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई है? अनिका अच्छे से जानती थी कि शगुन ने वहां आने से पहले अपनी फैमिली की परमिशन नहीं ली थी, और इसीलिए अनिका को शगुन की मदद तो करनी ही थी। मैंने ऑलरेडी उन्हें ये बता दिया है कि मिस बेदी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि... क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वो मिस बेदी के फियांसे हैं। अनिका उस समय पानी पी रही थी जब उसके आदमी ने ये बात कही थी। उसके आदमी के ये बात कहने के अगले ही पल उसका हाथ कांप गया और ग्लास उसके हाथ से छूटकर सीधा जमीन पर गिरा। क्लैंक की आवाज के साथ ग्लास टुकड़े टुकड़े हो गया। फोन के दूसरी तरफ जब शगुन ने ये सब कुछ सुना तब वो भी शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत ही फोन काट दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका फियोंसे यहाँ पर क्या कर रहा था। वो थोड़ी नर्वस हो गई थी और नर्वसनेस में अपने कांपते हुए हाथों से उसने तुरंत ही अनिका को एक मैसेज भेजा। उसे वहां से जाने के लिए कहो। उसे कह दो कि मैं पहले से ही वापस चली गई हूँ। अनिका इस तरफ दरवाजे से बाहर जाती है और वहां पर उसे एक यंग लड़का खड़ा हुआ नजर आता है। उस लड़के का स्टेटस बहुत ही ज्यादा नोबल था, और यहाँ तक कि मिस्टर ठकराल जो इससे पहले अनिका से मिलने के लिए आया था वो भी उस लड़के के बगल में खड़ा हुआ था। हेलो, ये शगुन कहाँ पर है? उस लड़के ने अनिका के हेलो का जवाब नहीं दिया और उसकी जगह पर मिस्टर ठकराल ने अनिका से सवाल किया। हालांकि ये बात और थी कि मिस्टर ठकराल के बगल में खड़ा हुआ वो लड़का मिस्टर ठकराल की बात सुनकर तुरंत ही उसे घूरने लगा। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर ठकराल ने भी उस लड़के की नजर नोटिस कर ली थी, और इसीलिए उसने तुरंत ही अपनी टोन और शब्द बदल दिए। मेरे कहने का मतलब है कि क्या मिस बेदी यहाँ पर हैं? इस पॉइंट पर आकर अनिका के लिए ये दिखावा कर पाना मुश्किल था कि शगुन यहाँ पर कभी आई ही नहीं थी। वो तो ऑलरेडी वापस चली गई है। अब फ्लाइट से गई है। जाहिर सी बात है कि मिस्टर ठकराल को अनिका की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ? फ्लाइट से? कौन सी फ्लाइट से? हमें फ्लाइट नंबर बताइए। अगर इस समय यहाँ पर कोई और होता तो अनिका कभी भी उस आदमी को खुद से ऐसे बात करने नहीं देती, लेकिन मिस्टर ठकराल एक ऐसा आदमी नहीं था जिसके साथ पंगा लिया जा सके। इसके अलावा अनिका को ये तक नहीं पता था कि शगुन के फियांसे का क्या बैकग्राउंड है। अनिका को बस ये समझ में आ रहा था कि वो लड़का एक फॉरेनर है। इसके अलावा अगर अनिका उसे जानती नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का इस शहर और इस देश का नहीं है। आज से पहले अनिका ने उस इंसान को कभी भी देखा नहीं था, लेकिन अगर ये लड़का बेदी फैमिली की बेटी से शादी कर सकता था तो बिना किसी शक के ये कोई सिंपल लड़का तो था नहीं। वो एक प्राइवेट जेट से गई है। ये शगुन भी ना बहुत जिद्दी और अपनी मर्जी की मालिक हो गई है। उसने तो यहाँ आने से पहले मुझे बताया भी नहीं। भले ही शगुन का फियांसे थोड़ा नाखुश नजर आ रहा था, लेकिन अनिका ये देख सकती थी कि वो एक शरीफ लड़का था। वो लड़का देखने में किसी ऐसे जैसा नजर आ रहा था जो कि इंटेलिजेंट हो और सब कुछ प्रॉपर तरीके से करता हो। शगुन के फियांसे को कन्विंस होता हुआ देखकर अनिका ने भी राहत की सांस ली। चलो सीधा बेदी फैमिली के घर पर जाकर देखते हैं। मिस्टर ठकराल ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर एक अजीब सी स्माइल दी, लेकिन वो तुरंत ही शगुन के फियांसे के पीछे नहीं गया, बल्कि वो अनिका के करीब जाकर उसके कान की तरफ झुका। मुझे पता है कि वो अभी तक यहाँ से गई नहीं है ना? अनिका, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इस आदमी से पंगा नहीं ले सकती। तुम तो क्या कठौता एरिया की बड़ी से बड़ी फैमिली, जिनमें तुम्हारी गिल फैमिली भी शामिल है, वो भी इस आदमी से पंगा नहीं ले सकती। मिस्टर ठकराल की बातें सुनकर अनिका ने उसकी तरफ देखा और चाहकर भी डर के मारे कांपे बगैर नहीं रह पाई। आखिर कौन था शगुन का ये फियांसे? यही सवाल अनिका के मन में चल रहा था। आपको इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर ठकराल।
मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम मेरी राय पर गौर करना। ये कहकर मिस्टर ठकराल फिर वहां से चला गया था। मिस्टर ठकराल के वहां से जाने के बाद भी अनिका खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। अनिका अच्छे से जानती थी कि वो मिस्टर ठकराल को हल्के में नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं जान पाई थी कि मिस्टर ठकराल असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर ठकराल के वहां से जाने के बाद अनिका ने फिर तुरंत ही अपने पीछे खड़े हुए आदमी की तरफ देखा। मुझे शगुन के फियांसे के बारे में सब कुछ पता करके बताओ। और हाँ, क्या तुम ये पता लगाने में कामयाब हो पाए हो कि उस रात इक्विनॉक्स बार में कौन था? मुझे पता चल गया है। कौन है वो? आप खुद ही देख लीजिए। अनिका की बोलती बंद हो गई थी जब उसने ये देखा कि वो आदमी कौन था जो उस रात शगुन के साथ था, और उसकी आंखें बिना झपके स्क्रीन पर टिकी हुई थी। अनिका अच्छे से जानती थी कि एक बार अगर बेदी फैमिली को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग बिना किसी शक के ध्रुव को जान से मार डालेंगे। और फिर चाहे ध्रुव के डैड कितने भी केपेबल क्यों ना हो, लेकिन वो चाह कर भी ध्रुव की मदद नहीं कर पाएंगे। इस तरफ मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में एक हफ्ते की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स फाइनली अपने बिजनेस में वापस आ गया था। हर तरफ उसके साइन बोर्ड नजर आ रहे थे और एक के बाद एक लोग वहां पर आ रहे थे। कांग्रेचुलेशन सर, मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के मैटर के सेटल होने के बाद गिल फैमिली में आपके वारिस होने की पोजीशन स्टेबलाइज हो जाएगी। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ था, बल्कि वो बस अपने फोन को देख रहा था। उसके फोन में वो सभी मैसेजेस नजर आ रहे थे जो उसने तृप्ति को भेजे थे, लेकिन तृप्ति ने उसके एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। ध्रुव ने अपने मैसेजेस में तृप्ति को सब कुछ समझाया था, जिसमें वो भी शामिल था जो उस रात को हुआ था। उसने तृप्ति को बताया था कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो अब एक एक्सीडेंट था। तृप्ति ने ध्रुव के सभी मैसेजेस पढ़े थे, लेकिन उसने ध्रुव के किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। उसके हिसाब से ध्रुव उससे जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ बकवास था। इस तरह की चीजें एक्सीडेंटली नहीं होती थी, और तृप्ति तो छोड़ो, खुद ध्रुव को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब बस एक इत्तेफाक था। लेकिन फिलहाल उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो सच का पता लगा सके। इस तरफ जिंदल फैमिली के घर के बाहर तृप्ति भी जानती थी कि आज का दिन मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने घर के बाहर गार्डन में खड़े होकर कुछ दूरी पर देख रही थी। भले ही उसे अपने घर से मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें इमोशन से भरी हुई थी। उसकी माँ आस्था जिंदल ने तृप्ति को देखा तो उससे पूछ लिया, तृप्ति, तुम जाकर एक बार देखना चाहोगी? नहीं, वो अकेले ही सब हैंडल कर सकता है। तृप्ति ने भी न्यूज देखी थी। भले वो अभी भी ध्रुव से नाराज थी, लेकिन उसे ध्रुव की काबिलियत पर भरोसा था। उस पल वो गुस्से में अपने दांत पीस रही थी और उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। वो ध्रुव को सच में माफ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उससे नफरत भी नहीं कर सकती थी। उसी समय जिंदल फैमिली का नौकर वहां पर आया और तृप्ति के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ये है हमारी मैडम। तुम कौन हो? तृप्ति के सामने खड़ा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ठकराल था। मैं ध्रुव का दोस्त हूँ। पता नहीं क्यों, पर मिस्टर ठकराल की स्माइल से तृप्ति को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबलनेस महसूस हो रही थी, और इसीलिए उसने अगले ही पल मिस्टर ठकराल से अपना आई कांटेक्ट तोड़ दिया। मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ। ऐसे किसी को भी बिना पूछे मत ले आया करो। ओह, सच में? वेल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे जानती हो या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वीडियो में मौजूद इस इंसान को तो जरूर जानती ही होगी, है ना? मिस्टर ठकराल की बात सुनकर तृप्ति की नजरें तुरंत ही उस वीडियो की तरफ चली जाती हैं, और अगले ही पल तृप्ति का दिल चाह रहा था कि वो अपने सामने खड़े उस आदमी को जान से मार डाले। उस रात को जो कुछ भी हुआ था, उस रात की सभी बुरी यादों को भुलाने के लिए तृप्ति बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इस समय मिस्टर ठकराल ने तृप्ति के सभी जख्मों को फिर से ताजा कर दिया था। हमारे गेस्ट को इज्जत के साथ बाहर तक छोड़ कर आओ। इतना कहने के बाद तृप्ति फिर अंदर जाने के लिए मुड़ गई। ये क्या बदतमीजी है? जिंदल फैमिली मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी कैसे कर सकती है? क्या तुम जानती हो कि मेरे डैड वनराज ठकराल कौन है? मिस्टर ठकराल की बात सुनकर तृप्ति शॉक्ड हो गई थी। वनराज ठकराल का नाम न सिर्फ तृप्ति के डैड ने सुना था, बल्कि तृप्ति ने भी उस आदमी के बारे में सुना था। वनराज ठकराल उस शहर का न सिर्फ बेहद अमीर बल्कि एक बहुत ही पावरफुल आदमी भी था, लेकिन उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार किसी रिपोर्टर ने वनराज ठकराल की इलीगल चीजों के बारे में रिपोर्ट किया था, और उस रिपोर्ट के एक दिन के अंदर ही अंदर उस रिपोर्टर का भरी सड़क पर खून हो गया था। हालांकि ये बात और थी कि धीरे धीरे उस हादसे के बारे में सब लोग भूल गए,
किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग ठकराल फैमिली से रिलेटेड किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल करे। और यही वजह थी कि तृप्ति भी वनराज ठकराल का नाम सुनकर हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी कि वनराज ठकराल और ठकराल फैमिली के सामने कोई नहीं टिक सकता था। तुम क्या चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। क्यों ना मेरे हाथ में मौजूद ध्रुव के इस वीडियो के बदले तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि वीडियो में ध्रुव जिस लड़की के साथ सोया है उसका स्टेटस ध्रुव से कहीं ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट ध्रुव का तो उससे कोई मुकाबला ही नहीं है। मिस्टर ठकराल की ये बात सुनकर तृप्ति की पूरी बॉडी डर से कांपने लगी। इस तरफ मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में निहाल ध्रुव की तरफ देख रहा था। वो और भी ज्यादा नर्वस हो गया था। निहाल ने ऑलरेडी सभी तैयारियां कर ली थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव ने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की। सर, आप मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के रीस्ट्रक्चर को शुरू करने का कब प्लान कर रहे हैं? इस समय मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब है टूटे हुए शीशे को वापस जोड़ना। ये बहुत ज्यादा खलबली नहीं मचाएगा। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो खलबली मचाएगी? मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मोमेंटम बनाने में मेरी मदद करे। कौन है वो? इससे पहले कि ध्रुव जवाब दे पाता, ध्रुव के विला के दरवाजे से जसविंदर की आवाज आई। बॉस, मैं वनराज को आपके लिए लेकर आया हूँ। जसविंदर के बगल में जो आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि वनराज ठकराल था। वैसे तो पूरे शहर में वनराज ठकराल जितना पावरफुल और अमीर कोई भी नहीं था, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वही वनराज यहाँ इस तरह से कैद होकर आएगा। डैम, इसका घर मैकलिस्टर रिजॉर्ट से भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से गार्डेड है। मैं तो इसे पकड़ने में तब कामयाब हो पाया था जब ये गैम्बलिंग के लिए अब्रॉड जा रहा था। वनराज ठकराल जो इस समय जसविंदर के सामने खड़ा हुआ था, वो इस समय पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो अच्छे से जानता था कि जसविंदर केवल दिखावा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। सच तो ये था कि जसविंदर ने वनराज को पकड़ा नहीं था, बल्कि कसीनो के बॉस ने वनराज को जसविंदर के हवाले किया था। और रास्ते में जसविंदर ने वनराज से एक शब्द भी नहीं कहा था। वनराज अच्छे से जानता था कि कसीनो के बॉस ने पैसों के लिए उसे जसविंदर के हवाले नहीं किया था। मतलब साफ था कि उसने ऐसा अपनी जान के डर से किया था। और अगर कसीनो का बॉस तक जसविंदर से डर गया था तो उसका डर लगना तो लाजमी था। क्या चाहते हो तुम? वनराज इस समय समझदारी दिखा रहा था। वो देख सकता था कि इस समय वो मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में है। इससे पहले वनराज को मैकलिस्टर क्लब के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसकी नजरों में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वनराज की नजरों में भले ही मैकलिस्टर क्लब नया और इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन अंत में वो केवल एक अलायंस था। कुछ नहीं, मैं बस आपको मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। सच में ऐसा है? वनराज एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन था और इसीलिए वो इतनी आसानी से ध्रुव की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स, जाने दो इन्हें। जसविंदर ने वनराज को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वनराज वहां से गया नहीं था। ये जगह बुरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट क्यों करूंगा? आपको जल्द ही पता चल जाएगा क्यों। ध्रुव वनराज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो अच्छे से जानता था कि वनराज किस मिजाज का आदमी है, और इसलिए ध्रुव जानता था कि वो ऐसे आदमी को केवल पैसे या पावर के दम पर नहीं रख सकता था। लड़के, तुम अपने आप के बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचते हो। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। गुस्से में आग बबूला होकर अपनी बात कहने के बाद वनराज टेबल पर अपना हाथ मार रहा था और उस पावरफुल फोर्स से टेबल पर एक क्रैक आ गया था। मैं अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता हूँ। ध्रुव वनराज की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था और सीधा मैकलिस्टर रिजॉर्ट से चला गया। अपनी आंखों के सामने इस तरह के नजारे को देखकर निहाल पूरी तरह से हैरान रह गया था। कुछ सेकंड्स के बाद निहाल फाइनली अपने होश में आया था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसकी वजह यह थी कि वो ऑलरेडी वनराज को दया की भीख मांगते हुए देख सकता था। इस तरफ मैकलिस्टर रिजॉर्ट से निकलने के बाद ध्रुव ही जिंदल फैमिली के घर चला गया था। दूसरी तरफ तृप्ति के घर में मिस्टर ठकराल के दिखाए गए वीडियो को देखकर तृप्ति गुस्से में आग बबूला हो गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस समय ध्रुव को अपनी रेपुटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कितना इंटरेस्टिंग है ये। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाओगी। मुझे वाकई में ये समझ नहीं आ रहा कि
ध्रुव जैसे घटिया आदमी को तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की कैसे मिल सकती है? तृप्ति ने मिस्टर ठकराल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे अपने दिल से एक बोझ सा उतरता महसूस हो रहा था। उसकी वजह यह थी कि अगर इस समय मिस्टर ठकराल नहीं होता तो तृप्ति शायद कभी भी उस रात के सदमे से उबर नहीं पाती। लेकिन जो वीडियो मिस्टर ठकराल ने तृप्ति को दिखाया था, उसे देखने के बाद तृप्ति को अब इस बात पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि उस रात जो कुछ भी हुआ था उसमें सच में ध्रुव की कोई गलती नहीं थी और किसी ने उस रात ध्रुव को फंसाया था। और ध्रुव को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो इस समय उसके सामने खड़ा होकर उसे धमका रहा था। तुम्हारे पास अब सोचने के लिए बस केवल 1 ही मिनट का समय है। मिस्टर ठकराल इस बात को लेकर श्योर था कि तृप्ति जरूर ही उसके ऑफर को मान जाएगी। सच पूछो तो दिल ही दिल में मिस्टर ठकराल को इस बात से जलन हो रही थी कि कैसे ध्रुव को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई जो कि उससे इतना सच्चा प्यार करती थी। तृप्ति ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर एक गहरी सांस ली। मैं ये नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर नहीं है। तृप्ति की बात सुनकर मिस्टर ठकराल की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो हैरानी से तृप्ति को देख रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि पहली बार किसी को लेकर उसका ऑब्जर्वेशन गलत था। इस तरफ तृप्ति अपनी बात कहने के बाद राहत की सांस ले रही थी। तृप्ति जानती थी कि अगर इस समय ध्रुव वहां पर होता तो वो कभी भी अपनी रेपुटेशन के लिए तृप्ति को किसी भी और आदमी के करीब जाने नहीं देता। और वैसे भी तृप्ति के दिल में सिर्फ और सिर्फ ध्रुव था और वो किसी भी दूसरे लड़के के करीब नहीं जा सकती थी। अब तृप्ति को इस बात पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया था कि ध्रुव अपने आप से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। मैं सच में ये करना नहीं चाहती हूँ। आई एम सॉरी। इसके बाद तृप्ति ने फिर अपने नौकर की तरफ देखा। हमारे गेस्ट को इज्जत के साथ बाहर छोड़कर आओ। अपने नौकर से यह बात कहने के बाद तृप्ति ने फिर एक बार मिस्टर ठकराल की तरफ देखा। बाय द वे, मैं तुम्हें एक चीज याद दिला देती हूँ। ध्रुव एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ तुम्हें पंगा लेना चाहिए। मैं तुम्हें यही राय दूंगी कि तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो और उसके जिम्मेदार भी तुम खुद होगे। तृप्ति की बात सुनकर मिस्टर ठकराल की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं और फिर वो अचानक से जोरों से हंसने लगा। तृप्ति, मुझे डर है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं ठकराल फैमिली का बेटा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूं, तो उसका एक ही रास्ता है। मैं आज रात मूनलाइट होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो इस वीडियो के लीक होने के लिए तुम मुझे दोषी मत ठहराना, क्योंकि फिर ना तो तुम कुछ कर पाओगी और ना ही तुम्हारा वो ध्रुव कुछ कर पाएगा। ध्रुव ने शगुन बेदी के साथ वो रात बिताई है और अपनी इस गलती की कीमत वो जरूर ही अपनी जान देकर चुकाएगा। अगर वो मरेगा तो उसके साथ मैं भी मरूंगी। इतना कहने के बाद तृप्ति पलटी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। उसके बाद मिस्टर ठकराल वहां से पलट कर चला गया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से वहां से जा पाता, अचानक उसका फोन बजने लगा। मिस्टर ठकराल ने अपने फोन की तरफ देखा और नोटिस किया कि उसके डैड वनराज ठकराल उसे फोन कर रहे थे। डैड, क्या हुआ? क्या आपने फिर से पैसे जीते? एक्चुअली मिस्टर ठकराल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके डैड कितना जीतते थे। पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं था। जब तक कि उसके डैड खुश थे, मिस्टर ठकराल के लिए वही काफी था। लेकिन फोन की दूसरी तरफ वनराज काफी देर तक खामोश था। कहाँ हो तुम? अपने डैड की बात सुनकर मिस्टर ठकराल को थोड़ा अजीब लग रहा था। आफ्टर ऑल, आज से पहले कभी भी उसके डैड ने उसे लेकर इतनी चिंता नहीं दिखाई थी। डैड, क्या हो गया है? क्या आज आपको गैम्बलिंग में मजा नहीं आया? क्यों ना मैं भी आपको ज्वाइन कर लूं? फोन के दूसरी तरफ वनराज के चेहरे पर हल्की सी भी स्माइल नहीं थी और उसके चेहरे पर पहले जो रिलैक्स्ड एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे वो भी अब गायब हो गए थे। विराज ठकराल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुम इस समय कहाँ हो? वनराज की बात सुनकर विराज हैरान रह गया था। आज से पहले उसके डैड ने कभी भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी और यही वजह थी कि उसकी बॉडी डर के मारे कांपने लगी थी और उसके बाद उसकी अपने डैड से मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं दिल्ली में हूँ। तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो? मजे कर रहा हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर मेरी नजर पड़ी है। कौन है वो? हे डैड, आपको क्या लगता है
क्या ये दुख की बात है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है? वैसे उस लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम ध्रुव है। वनराज को ये बात बताते हुए विराज मन ही मन ध्रुव पर हंस रहा था, लेकिन अपनी बात खत्म करते विराज को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी वजह यह थी कि फोन के दूसरी तरफ से वनराज ने एक भी शब्द नहीं कहा था, बल्कि उल्टा उसे वनराज की गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। क्या कहा तुमने? किसकी गर्लफ्रेंड है वो? ध्रुव की। डैड, आप इस लड़की को नहीं जानते। क्या कहा? फिर से कहो। इस बार विराज और भी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड को अचानक से हुआ क्या था। डैड, कोई प्रॉब्लम है क्या? विराज वनराज की बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। आफ्टर ऑल, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उसकी नजर किसी लड़की पर पड़ी हो और वो लड़की उसे न मिली हो। काश कि तुम मेरे बेटे नहीं होते। पूरी दुनिया को छोड़कर तुम्हें ध्रुव ही मिला था पंगा लेने के लिए। अपने डैड की बात को सुनकर विराज की तो जैसे बोलती बंद हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही उसे ये समझ में आ रहा था कि उसके डैड इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे थे। दरअसल विराज सपने में भी कभी ये नहीं सोच सकता था कि ध्रुव के मैकलिस्टर रिजॉर्ट से जाने के बाद वनराज के साथ क्या हुआ था। गिल फैमिली के मर्द बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। विराज से फोन पर बात करते हुए वनराज ने ध्रुव के डैड की तरफ देखा, जो वनराज के ठीक बगल में खड़े हुए थे और डर के मारे थर थर कांप गया। अभी इसी वक्त अपने घुटनों पर बैठकर उस लड़की से माफी मांगो। तुम दुनिया की किसी भी लड़की पर अपनी नजर डाल लो, लेकिन गिल फैमिली के मर्द की गर्लफ्रेंड पर नहीं। अपने डैड की बात सुनकर विराज हक्का बक्का रह गया था। वो कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके डैड उससे घुटनों पर आकर माफी मांगने को कह रहे थे। डैड, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? मैं जानता हूं कि आप शायद इस समय दुखी हैं क्योंकि आप पैसे हार गए हैं, लेकिन उसका गुस्सा आपको मुझ पर निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। इतना कहने के बाद विराज ने फोन काट दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके डैड ने उसकी इस हरकत को अलाउ किया है या नहीं। वहीं फोन के दूसरी तरफ वनराज अपने बेटे की इस हरकत को देखकर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। मेरी ही किस्मत में ऐसा बेटा क्यों लिखा है? ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? कॉल के बाद वनराज बहुत ही ज्यादा नर्वस और घबराया हुआ नजर आ रहा था। सच पूछो तो ध्रुव के मैकलिस्टर रिजॉर्ट से निकलने के बाद वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव के जाने के बाद हरमन गिल वहां पर आ गया था। पहली नजर में तो वनराज ये नहीं जान पाया था कि हरमन गिल कौन है, लेकिन जब वनराज ने हरमन के आसपास मौजूद लोगों को देखा तब वो शॉक्ड रह गया था। हरमन गिल के चारों ओर केवल 5 लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से 3 लोगों को वनराज बहुत अच्छे से जानता था। उन तीनों की केवल पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। उन 3 लोगों के नाम हितेश भल्ला, नचिकेत रेड्डी और चेतन मेहता थे। साथ मिलकर वो तीनों के तीनों पूरे के पूरे बिजनेस इंडस्ट्रीज, अंडरग्राउंड वर्ल्ड और पूरे के पूरे शहर के अपर वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। लेकिन जिस चीज ने वनराज को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि हरमन गिल के पीछे चलते हुए वो तीनों के तीनों कहीं से भी बिग शॉट्स के जैसे नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उल्टा वो सबके सब हरमन गिल के सबऑर्डिनेट्स नजर आ रहे थे, और वो भी नर्वस सबऑर्डिनेट्स। लेकिन इससे भी ज्यादा जिस चीज ने वनराज को सबसे ज्यादा डराया था वो ये थी कि उन तीनों ने ही वनराज को नोटिस किया, और उसे नोटिस करने के बाद भी उन लोगों ने वनराज को ऐसे इग्नोर कर दिया मानो वो लोग वनराज को जानते ही ना हो। वो तीनों के तीनों वनराज के बहुत ही करीबी दोस्त जैसे थे, लेकिन इस समय वो तीनों के तीनों हरमन गिल के करीब होने का दिखावा कर रहे थे। और अगर ये 3 लोग इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं थे कि हरमन गिल कितने पावरफुल हैं, तो बाकी के 2 लोग बिना किसी शक के इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी थे। वो दोनों लोग अमर महाजन और सूरज मनचंदानी थे। वनराज ने पहले कई बार इन दोनों से मिलने की कोशिश की थी और इन दोनों से मिलने के लिए उसने कई तरीके अपना लिए थे, लेकिन वो इन दोनों से ही आज तक नहीं मिल पाया था। यहाँ तक कि ये दोनों के दोनों जब वनराज के लगातार मिलने की कोशिशों से परेशान हो गए थे, तब इन दोनों ने ही वनराज से एक बात कही थी। इन दोनों ने वनराज से कहा था कि अगर वनराज जिंदा नहीं रहना चाहता है तो वो इन दोनों से मिल सकता है। ये दोनों के दोनों पावरफुल लोग सिर्फ न्यूज में ही नजर आते थे। ऐसे में ये दोनों लोग कैसे इस तरह से खुशी खुशी और पोलाइटली हरमन गिल से बातें कर रहे थे, ये बात वनराज की समझ से परे थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों के दोनों हरमन गिल के डेवलपमेंट में उसकी मदद करने की भी बातें कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर वनराज को चाहकर भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो अब तक यही सोच रहा था कि कैसे ध्रुव उसे यहाँ पर पकड़ कर लाने के लिए किसी को भेज सकता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। लेकिन अब अपनी आंखों के सामने इस नज़ारे को देखकर वनराज को समझ में आ गया था कि ध्रुव को ये कॉन्फिडेंस उसके डैड हरमन गिल से मिला था। हरमन गिल का कोई जवाब ही नहीं था।
जिन लोगों से वनराज मिलने के लिए तरस रहा था वो इस समय एक्चुअल में हरमन गिल के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। आज से पहले उसने कभी भी इन दोनों को इस तरह से नहीं देखा था। ये सब कुछ देखने के बाद वनराज ने फिर तुरंत ही विराज को फोन लगा दिया था। लेकिन जब विराज ने उसकी बात सुनी थी तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और इस समय वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। मैकलिस्टर क्लब से निकलने के बाद वनराज का ध्रुव से बदला लेने का कोई इरादा नहीं रह गया था, बल्कि उसने तुरंत ही रोड पर एक टैक्सी रोक दी थी। टैक्सी का ड्राइवर भी ये देखकर हैरान था कि वनराज ठकराल जैसे अमीर आदमी के पास अपनी खुद की कार नहीं थी और वो इस समय इतनी ज्यादा जल्दी में था। वनराज ने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी रकम दी और उससे कहा कि जल्दी से जिंदल फैमिली चले। पूरे रास्ते वो ड्राइवर से तेज ड्राइव करने के लिए कहता रहा। उसे जल्द से जल्द जिंदल फैमिली के घर पर पहुंचना था और उससे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था। फाइनली कुछ समय के बाद वनराज जिंदल फैमिली के घर पहुंच गया था। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही वनराज जिंदल फैमिली के घर पहुंचा था, हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी वजह ये थी कि ध्रुव ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। पूरी दुनिया ध्रुव और उसके डैड से अपने रिश्ते बना रही है और मेरे बेटे ने यहाँ ध्रुव के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? विराज अपने डैड को ऐसे देखकर हैरान था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो इंसान खड़ा था वो सच में ही उसका डैड था। डैड, आप बिल्कुल ही सही समय पर आए हैं। आप खुद एक बार इस लड़की को एक नजर क्यों नहीं देख लेते हैं? ये लड़की। विराज अपनी बात पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर पाया था कि तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वनराज का थप्पड़ इतना ज्यादा तेज था कि उस थप्पड़ की वजह से विराज का दांत टूट गया था और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। इस बार तो विराज और भी ज्यादा हैरान रह गया था। विराज को अभी तक इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके डैड ने उस पर हाथ उठाया था और वो भी इतनी ताकत से। डैड, सिर्फ एक लड़की की वजह से? तुम जानते भी हो कि ये किसकी गर्लफ्रेंड है? जाहिर सी बात है कि विराज जानता था कि तृप्ति ध्रुव की गर्लफ्रेंड है, लेकिन विराज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड क्यों तृप्ति के सामने इस तरह से उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। मिस जिंदल, आई एम सॉरी। अभी अभी जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सब मेरी गलती है कि मेरा बेटा इतना बदतमीज है। वनराज की बात सुनकर तृप्ति राहत की सांस लेती है। उसे वनराज ज्यादा समझदार आदमी लग रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ध्रुव की वजह से वनराज इस समय इतना सुधरा हुआ था। तुम्हें हमेशा लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मिस जिंदल का एक बॉयफ्रेंड है? तुम अंधे हो क्या? अगर आंख होते हुए भी तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है तो जाकर उन्हें डोनेट कर दो। तुम्हें पता भी है कि मिस्टर गिल कौन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की? इतना कहने के बाद वनराज पीछे से विराज को किक मारता है और इससे पहले कि विराज कुछ समझ पाता वो जमीन पर गिरा हुआ था। विराज की इस समय बोलती पूरी तरह से बंद हो गई थी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी इसी वक्त मिस जिंदल से माफी मांगो। विराज बुरी तरह से शॉक्ड था। ये पहली बार था जब उसके डैड क्या किसी ने भी उसे पीटा था, और वो भी इतनी बुरी तरह से। और उससे भी ज्यादा बदतर बात ये थी कि उसे इतने सारे लोगों के सामने पीटा गया था। और यही वो पल था जब विराज को एहसास हुआ था कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है, जब वो अपने डैड को दूसरी बार उस पर हाथ उठाने की तैयारी करते हुए देखता है। तृप्ति, आई एम सॉरी। मिस्टर गिल, आई एम सॉरी। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ध्रुव के एक्सप्रेशन इस समय पूरी तरह से अलग थे। ध्रुव इस समय विराज के ठीक सामने खड़ा हुआ था, लेकिन इस समय उसे विराज की माफी की कोई परवाह नहीं थी। और कुछ नहीं कहना है तुम्हें? ये देखकर विराज ने सॉरी के आगे और कुछ नहीं कहा था, पर वनराज ने एक बार फिर से उसे किक मारी। विराज को इस समय बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके डैड उसे किसी कुत्ते की तरह मार रहे थे। बोलो। वो वीडियो मेरे पास है और मैंने अनिका को भी इस वीडियो के साथ ब्लैकमेल किया था और उससे 1500 करोड़ लिए थे। विराज की बात सुनकर कंफ्यूजन में ध्रुव की भौएं सिकुड़ गई थी। आज से पहले उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नालायक लड़के, सब कुछ अभी इसी वक्त मिस्टर गिल के हवाले करो। हरमन गिल से मिलने के बाद वनराज के दिमाग में एक ही ख्याल आया था, और वो था कि उसे हरमन गिल को खुश करना है। लेकिन अब उसके बेटे ने इस तरह की चीज कर दी थी कि वनराज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे हरमन गिल को इम्प्रेस करेगा। विराज को ध्रुव को सारी चीजें देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। विराज के सभी चीजें हैंडओवर करने के बाद वनराज फिर ध्रुव के पास गया। मिस्टर गिल, ये वाकई हमारी गलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें माफ कर देंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। तो फिर आप ही बताइए, आप क्या करना चाहते हैं मिस्टर गिल?
आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बाय द वे, मैंने ऑलरेडी मैकलिस्टर क्लब को अच्छी तरह से देख लिया है और वो वाकई कमाल का है। आप वाकई में गिल फैमिली के बेटे हैं जो आप मैकलिस्टर क्लब में इतना बड़ा अलायंस बनाने में कामयाब हो गए हैं। और रही बात मैकलिस्टर क्लब को ज्वाइन करने की, तो मैंने इसके बारे में सोचा है और कल मैं मैकलिस्टर क्लब को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करूंगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखूंगा। हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए सिल्वर मेंबरशिप ही काफी है। विराट, जो इस समय जमीन पर अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, उसे अपने ही डैड की कही हुई बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा मानो वो कोई सपना देख रहा हो। डैड नहीं, एक मर्द होकर भी क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? वनराज ने बेरहमी के साथ विराज को देखा और उसे फिर इग्नोर कर दिया। तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। विराज से इतना कहने के बाद वनराज ने फिर ध्रुव की तरफ देखा। तो बताइए मिस्टर गिल, क्या कहते हैं आप? मैकलिस्टर क्लब की सिल्वर मेंबरशिप? जी मिस्टर गिल, भले ही हमारी फैमिली पावरफुल है, लेकिन हम बहुत ज्यादा की मांग नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए सिल्वर मेंबरशिप ही काफी है और फिर मैकलिस्टर क्लब की तरह पावरफुल बनने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। वनराज ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहा और उसके बाद बेसब्री से वो ध्रुव के जवाब का इंतजार करने लगा। वनराज इस समय न सिर्फ ध्रुव को बल्कि ध्रुव के साथ साथ गिल फैमिली और हरमन गिल को भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और ये बात ध्रुव को साफ साफ नजर आ रही थी। आप मैकलिस्टर क्लब की सिल्वर मेंबरशिप के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। इतना कहकर ध्रुव वहां से सीधा जिंदल फैमिली के घर चला गया और दरवाजे पर केवल गुस्से में आग बबूला होता हुआ विराज और बेबस खड़ा हुआ वनराज रह गए थे। वनराज के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर आसमान गिर गया हो। इस तरफ घर के अंदर ध्रुव तृप्ति के पास जाके उसके सामने खड़ा हो गया था। तृप्ति, आई एम सॉरी। लेकिन तृप्ति ध्रुव को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। ध्रुव, ये लोग कौन है? कोई नहीं, बस कुछ कीड़े हैं। उन लोगों ने आपको परेशान तो नहीं करा है ना? बिल्कुल भी नहीं।